जीवन की खुशियों का सपना संजोए श्लोक जब अपनी बीवी काव्या से मिलने कमरे में आया था। श्लोक को काव्या की हरकतों और बातों ने बहुत चक्का कर दिया था। जब काव्या ने बेपरवाह अंदाज में उससे कहा, यही कि तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जिसकी पहले ही एक शादी हो चुकी है, यानी कि ये मेरा पुनर्विवाह है। काव्या की बात सुन श्लोक सन्नाटे में आ गया। उसने मुट्ठियों में भीजे गुलाब को छोड़ दिया और खाली खाली नजरों से काव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बस एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं आया? काव्या ने एक पल के लिए श्लोक के पीले पड़े चेहरे को देखा, लेकिन फिर थोड़े चिड़चिड़े अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें अपनी दूसरी शादी के बारे में बताया, उस बात पर रिएक्ट करने के बजाय तुम इस बात की परवाह कर रहे हो। देखो, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है और बात पसंद या नापसंद की नहीं है। मुझे शादी करनी ही नहीं थी, तुमसे या किसी और से, समझे तुम? बोलते हुए उसने वापस दारू की बोतल को एक बार फिर होठों पर से लगा लिया। इस समय काव्या की बातें सुनकर श्लोक को अब अपना वजूद काफी भारी लगने लगा था। आंखों में आते हुए आंसू को उसने जब्त किया और दांत भींचते हुए कहा, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स तक ये बात पहुंचेगी तो उन्हें काफी हर्ट होगा। सो आई रिस्पेक्ट यू। बात पूरी कर श्लोक एक सेकंड के लिए भी कमरे में नहीं रुका और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। श्लोक के कमरे से बाहर जाते ही पीछे नशे में झूमती काव्या अब पूरी तरह से अपने होशो हवास में थी। श्लोक के शांत अंदाज को देख उसे भी थोड़ी हैरानी हुई थी। उसने तो यही सोचा था कि वो हंगामा मचाएगा, लेकिन काव्या ने अपने हाथ में पकड़ी दारू की बोतल टेबल पर जोरों से रखी तो कुछ पानी की बूंदें छलक कर टेबल पर गिर गई। काव्या ने अपना सर थामा और धम से बिस्तर पर बैठ गई। आंसू उसके गालों पर भी लुढ़कने लगे थे। उसने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा, फिर बिखरे हुए कमरे को देखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि मैंने शायद तुम्हारे अरमानों को कुचल दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं किसी से शादी करना ही नहीं चाहती। ना मैं किसी से प्यार करना चाहती हूँ, ना ही उसकी अच्छाइयों पर भरोसा। तुमसे शादी करने का मकसद सिर्फ एक ही था, डाइवोर्स। काव्या ने सामने ड्रेसिंग मिरर में अपना अक्स देखते हुए कहा, काव्या, तुझे इस बार हालात से हार नहीं माननी है, रास्ता चाहे जो भी हो, लेकिन मैं इस बार किसी के भी झांसे में नहीं आऊंगी। ये मेरी लाइफ है और मैं अब इसे खुलकर जीऊंगी। किसी उसके होठ आगे का शब्द बोलने से पहले जरा सा थरथर आए, किसी पिंजरे में बंद पंछी की तरह नहीं। इधर श्लोक कमरे से बाहर निकलकर सीधे लॉबी की तरफ बढ़ रहा था कि उसे तभी नीचे से उसके डैड हर्षवर्धन की तेज आवाज आती सुनाई दी। वो शायद काव्या के पापा जय किशन से किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। उसने हौले से नीचे झांक कर देखा तो उसे अपने डैड की आवाज साफ सुनाई दी। जय किशन साहब, आपने तो अपनी बेटी के बारे में काफी गुणों का व्याख्यान किया था ना? हाँ, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। लोग आपकी बेटी को बिगड़ी हुई बता रहे हैं। क्या इसीलिए आपने मेरे सीधे साधे बेटे को फांसा है? जय किशन की पत्नी काजल ने बात बिगड़ने से बचाने के लिए बीच में ही कहा, नहीं भाई साहब, आपने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। हमारी लड़की ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। श्लोक की माँ भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। सरिता देवी ने भी तपाक से कहा, वो तो आपकी बेटी की करतूतों का सुनकर ही अंदाजा हो गया था भाभी जी कि बड़े घर के गुण कैसे होते हैं। अगर मेरे बेटे को कोई भी तकलीफ हुई तो। इससे पहले कि सरिता देवी अपनी बात पूरी कर पाती कि जय किशन ने रौबदार आवाज में कहा, तो क्या, बहुत बोल लिया आपने और हमने बहुत सुन लिया है। बोलते हुए जय किशन ने हर्षवर्धन को घूरते हुए कहा, समधी बन गए हैं आप भाई साहब, इसलिए लिहाज रख रहे हैं, वरना आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली के घर रिश्ता जोड़ना हमारे शान के खिलाफ है। अगर हमें आपका बेटा पसंद नहीं आया होता तो आज आपके यहाँ खड़े रहने की औकात नहीं थी। जय किशन, हर्षवर्धन ने चीखते हुए कहा, औकात की बात कर रहे हो तुम? अरे मेरा बस चले तो मैं यहीं के यहीं तुम्हें खरीद। डैड। हर्षवर्धन की बात पूरी होने से पहले ही श्लोक वहां दौड़ा चला आया। उसे देख चारों लोग थोड़ा शांत होकर पीछे हट गए। श्लोक ने एक सरसरी नजर काव्या के माँ बाप पर डाली और हाथ जोड़ते हुए जय किशन से कहा,
अंकल, अभी हमें घर चलना चाहिए। आप लोग भी आराम करिए। लेकिन बेटा, काजल ने जल्दी से टोका, काव्या को अपने साथ। हम सुबह आकर काव्या की विदाई की रस्म करवाकर अपने साथ ले जाएंगे। श्लोक ने काजल राणावत की बात पूरी होने से पहले ही एक सांस में कह दिया, फिर अपने डैड और मॉम को इशारा कर बाहर निकल गया। उन तीनों के जाते ही जय किशन ने अपने कंधे पर डाले गए शॉल को नीचे फर्श पर फेंकते हुए थोड़े गुस्से से कहा, इस शॉल को ले जाकर फेंक दो, इससे मिडिल क्लास की बदबू आ रही है, और शादी में इनके घर से आए हुए गिफ्ट नौकरों में बंटवा दो। जय किशन का गुस्सा देख काजल ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। देखिए, आप सबकी लड़ाई में बेचारी काव्या पिस जाएगी। आप ही तो इतने शौक से ये रिश्ता लेकर आए थे, फिर आज क्या हुआ? काजल की बात सुन जय किशन ने पहलू बदलते हुए कहा, क्योंकि हमें श्लोक में वो सारे गुण दिखे जो हमारी बेटी का पागलपन झेल सकते थे, वरना हमारी सुपुत्री ने तो हमारे नाम को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सिर्फ उसकी वजह से हमें आज इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ये हर्षवर्धन की तो औकात क्या है हमारे सामने खड़े हो। हाँ, लेकिन देखो, आज हमारी आंखों में आंखें डालकर बातें करके गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब हमारी बेटी उसके घर की बहू बन गई है। जय किशन और काजल को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये बातें सीढ़ियों के कॉर्नर पर खड़ी काव्या ने सुन ली थी। वो तो श्लोक के पीछे यहाँ ये देखने आई थी कि उसके रवैये का श्लोक पर क्या असर पड़ा है और वो उसके माँ बाप से क्या कहेगा। लेकिन जब श्लोक ने विदाई वाली बात बोल दी तो उसका खून खौल उठा। लेकिन अपने माँ बाप की बात सुन काव्या ने मन ही मन कुछ इरादा करते हुए कहा, ये शादी तो आपने करवा दी है डैड, लेकिन अब इस नए रिश्ते को मैं कैसे तोड़ूंगी वो तमाशा अब आप देखिएगा। जहाँ काव्या शादी से निकलने का प्लान बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ श्लोक ड्राइविंग करते हुए राणावत विला से दूर आ चुका था। बैक सीट पर बैठे हर्षवर्धन अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, श्लोक सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप था, वरना वो जय किशन को मैं छोड़ता नहीं। श्लोक के बगल वाली सीट पर बैठी उसकी मॉम सरिता ने कहा, और क्या श्लोक, इतने अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने एक ऐसी लड़की पसंद कर ली जिसका चरित्र खुद दागदार है, पता नहीं कितने लड़कों के साथ। सरिता की बात पूरी होने से पहले ही श्लोक ने एक झटके से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। उसने अपनी आवाज में कपकपाहट छुपाते हुए कहा, मॉम इनफ, काव्या के बारे में आपने गलत सुना है। वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, और जिन लड़कियों की आप बात कर रही हैं वो मुझसे नहीं, मेरी प्रॉपर्टी से शादी करना चाहती थी। सरिता उसकी बात सुन एक टक उसे देखने लगी तो श्लोक ने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए ठंडी सांस छोड़ी और नॉर्मल अंदाज में कहा, मैंने रतन चाचा को कॉल कर दी थी, वो यहीं सड़क पर दूसरे किनारे गाड़ी के साथ खड़े हैं। आप दोनों घर जाइए। और तुम? हर्षवर्धन ने पूछा तो श्लोक ने कहा, मैं अभी कुछ दिन और अपने फ्लैट में ही रहूंगा। श्लोक की बात सुन सरिता ने तुनकते हुए कहा, श्लोक, तुमने बस शादी तक की मोहलत मांगी थी, हमने वो समय तुम्हें दे दिया है, लेकिन अब तुम्हें इस तरह एक छोटे से फ्लैट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। हर्षवर्धन ने टोका, मेरे जैसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट का एक लौता बेटा श्लोक मेहरा अब आम लोगों की तरह धक्के नहीं खाएगा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। श्लोक मेहरा आखिर कौन था? काव्या की फैमिली तो उसे मिडिल क्लास मैन समझ रही थी, लेकिन असल में तो वो मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन मेहरा का इकलौता बेटा था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो श्लोक को अपनी पहचान छुपानी पड़ी और एक आम आदमी की तरह वो जय किशन के सामने आया। काव्या ने अब क्या सोचा है इस पुनर्विवाह से निकलने के लिए? क्या ये रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही बिखर जाएगा?